यशवंत मेरे दोस्त हैं, इसलिए अब दोस्ती में मैं कुछ कमेंट करूं। एक छोटी सी घटना बताता हूं। मैं जिस चैनल में अभी एक हफ्ते पहले तक एडिटर इन चीफ था, रिजाइन कर दिया है मैंने। तो उस चैनल ने ही उन्हें सबसे पहले ब्रेक किया था सर्वे के लिए। और उन दिनों का मुझे याद आता है कि कुछ आंकड़े को लेके बात हुई, तो उनका भाई साहब जैसे चाहिए वैसे चेंज कर लीजिएगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये सर्वे कैसे होते हैं। इसके आइडिया बस इससे ज्यादा और आप नहीं बोलूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा फिर निजी हो जाएगा, किसी पर वो नहीं करना चाहिए। उनका भी रोजी रोजगार चलता रहे। तो इस तरह की स्थितियां हैं कि जब आप जिसके साथ मिलकर के करते हैं, उसकी सुविधा अनुसार आंकड़े इधर उधर कर लिए जाते हैं। तो अरविंद जी सहमत होंगे, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारे मौकों पे इन चीजों को देखा है, तो मुझे लगता है जानते होंगे। तो इसलिए मैं सर्वेस पे बहुत ज्यादा वो नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे पता है सर्वे कैसे होते हैं। अब मैं इस पे आता हूं कि जो स्थितियां हैं, मैं सूर्य भाई साहब को सुन रहा था। मुझे बड़ा बहुत सही सटीक बात उन्होंने कही। आप इन सारी चीजों को देखिए, हालात क्या है। उत्तर प्रदेश का जमीनी जब आप देखेंगे तो जा करके रोता हुआ नजर आता है। मैं आपको बताता हूँ, 84 में मेरे फादर वाराणसी में पोस्टेड थे। उस दौर में मैं उस बनारस को ये लगता था कि पूर्वांचल कितना रिच है। मैं कानपुर का नेटिव हूँ और मुझे पूर्वांचल रिच लगता था। मतलब जो था, बनारस रिच लगता था। भदोही उस समय जिला नहीं था, बनारस का ही अंग था। तो मैं ये चीजें बता रहा हूं। आप एक चीज देखिए, क्या क्या था वो देख लीजिए। कुछ चंद जिलों का गिना देता हूं। गोरखपुर टेरिकोटा में बिल्कुल छाया हुआ था, और अलग एक पूरे विश्व तक में उसकी चीजें जाती थी और वो होता था। बनारस की साड़ियां, भदोही के कालीन, और उसके साथ साथ आप देखिए बहुत सारे सामान, कुछ गाजीपुर से, कुछ बलिया से, कुछ चीजें ये सब होती थी। गर्व करता था बलिया चित्तू पाणे को लेकर के, गर्व करता था बलिया चंद्रशेखर को लेकर के। आज क्या गर्व करने के लिए पूर्वांचल के पास में एक नेता है? वो सिर्फ इस बात के लिए गर्व कर सकते हैं कि एक गुजराती आकर के उनके यहां से प्रधानमंत्री का तमगा दे दिया है कि यहां से प्रधानमंत्री है। शेष तो कुछ नहीं है। पूर्वांचल में ये भी नहीं कह सकते कि मुख्यमंत्री नहीं मिला है। उसी गोरखपुर से मुख्यमंत्री मिले थे, वीर बहादुर सिंह मिले थे। तो आप इन सारी चीजों को, लेकिन उस गोरखपुर को मिला क्या है? आज गोरखपुर में कौन सा उद्योग है जो बहुत अच्छा पनप रहा है? मुझे एक बता दीजिए। सिंगल उद्योग नहीं है। मैं इत्तेफाक से बताता हूं कि योगी जी ने जो वहां प्रेस क्लब बनवाया, उसका जब उद्घाटन किया गया तो मैं उसमें मुख्य वक्ता के तौर पे बुलाया गया था। बाद में उन्हें अफसोस हुआ कि मैंने गलत आदमी को बुला लिया। चलिए, लेकिन अब बुला लिया था तो मैंने बोल दिया। जो सच तो मैं नहीं, मैं नौकरी छोड़ सकता हूं, सच से तो अलग नहीं हो सकता हूं, और इसीलिए मैंने रिजाइन किया है कि सच बोलने पे प्रतिबंध लग रहा था, बहुत ज्यादा लग रहा था। मेरे लेख से प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने कहा ठीक है, आप खुश रहें, मैं देख लूंगा क्या करना है। अरविंद भाई मेरे कई लेख पे मुझे कमेंट भी भेजते रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छा लिखा, बहुत तथ्यात्मक था। तो मैं ये बता रहा हूं कि ये स्थिति होती है जब आप सारी चीजों को देखते हैं। तो सच को आप देखिए। आप गोरखपुर से शुरू करिए, गोरखपुर देख लीजिए, संत कबीर नगर देख लीजिए, जो बस्ती का और दूसरा पार्ट बना है उधर देख लीजिए, गोंडा को देख लीजिए, आज गोंडा में क्या है, बहराइच को देख लीजिए, आप इधर आ जाइए, उल्टा आ जाइए, आप अयोध्या को देख लीजिए। अयोध्या में मंदिर के सिवा और क्या बन गया है? कौन सा उद्योग स्थापित हो गया है? कौन से काम ऐसे हो गए हैं जिनसे वहां के लोगों को रोजगार मिल जाए और लोगों का जीवन बहुत अच्छा हो जाए? चलिए, मैं कहता हूं मंदिर एक रोजगार मिल गया है, बहुत अच्छी बात। इसके बाद आप आइए, बनारस की क्या दुर्दशा है। आप बनारस के जो रहने वाले हैं उनसे पूछ लीजिए। उस सड़क के अलावा बाबतपुर से लेकर के वो जहां से मोदी को निकलना होता है, उसके अलावा क्या हुआ है? पूरा शहर की स्थिति है। मंदिर के इर्द गिर्द की जो दुकानदार थे, दुकानें थी, जो रोजगार चलते थे, परिवार पलते थे, आज उनकी बद से बदतर दशा है। ऐतिहासिकता मंदिर की खत्म कर दी गई, उसकी पौराणिकता खत्म कर दी गई है, जिस तरह से तोड़ के उसको बनाया जा रहा है।
और उसके बाद में आप आगे आ जाइए, पर्यटन स्थल बनाने की जगह नहीं थी काशी विश्वनाथ, वो एक हमारे लिए धार्मिक महत्व की चीज थी। बहरहाल आगे आप बढ़ लीजिए, आप आइए, आप जब उधर जाएंगे बीएचयू की क्या दशा है, बीएचयू बर्बाद सा हो गया है, आप अंदर जाके पूछ लीजिए। बीएचयू आईआईटी में राजनीति इतनी हावी हो गई है कि अब लगता है कि वो वहां जो शोधकार होते थे और एक ऊंचाइयों पे होता था, आज वो भूल गया है। महामना को भूल करके आज वहां पर लगता है महामना की जगह अब तस्वीर मोदी की लग जाएगी, ऐसी स्थिति हो गई है। तो आप क्या कहेंगे, आप आगे आ जाइए, आप आइए, गाजीपुर की क्या दशा हो गई है, क्या है, क्या वहां रोजगार है, क्या कृषि का स्थिति है, आप सारी चीजें देख लीजिए। न एग्रीकल्चर रह गई सही ढंग से, न वो रह गया, न कोई चीज रह गई। आप और आगे आ जाइए, भदोही की स्थिति देख लीजिए, कालीन उद्योग बर्बादी के कगार पे, आप जाइए किसी भी कालीन के उससे बात कर लीजिए, बद से बदतर हाल में खड़े हैं। आप और आगे बढ़ लीजिए, मैं जब इन सारी चीजों को आप देखते हैं तब आपको पता चलता है कि किस हालत में यह प्रदेश जो हर एक जनपद एक उद्योग की बात करते हैं, यहां पर तो ये स्थिति होती थी, सूर्य भाई जब बताएंगे, उन्होंने तो देखा, एक लंबा अरसा प्रशासनिक अफसर के तौर पे देखा है, उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं होता था जहां पर अपनी खूबसूरती ना हो, अपने उद्योग ना हो और अपनी पहचान ना हो, लेकिन आज उनकी पहचान छिन गई है। तो आप एक बात आइए, जब ये सब कुछ छिन रहा होगा, कुछ होगा नहीं, तो आदमी क्या करेगा? एक वक्त के बाद में उसे हिंदू मुस्लिम नहीं समझ में आता है, उसे नहीं समझ में आता है कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा आप क्या बना रहे हैं और क्या नहीं बना रहे हैं। वो आज चर्चा करता है, बनारस में तो बहुत ज्यादा गुस्सा था कि जिस तरह ऑक्सीजन और मरने और दूसरी चीजें थी, मणिकर्णिका घाट में वैसे तो 24 घंटे 100 जलते हैं, इसमें कोई नई चीज नहीं है, लेकिन वहां पर यह स्थिति हो गई थी कि मणिकर्णिका छोड़िए दूसरी जगह बुरी स्थिति थी। और बनारस का जो कल्चर है बड़ा, मतलब इतना सौम्य कल्चर है कि उस पर क्या कहें, लेकिन वहां पर भी जहर बो दिया गया है, ऐसा जहर बो दिया गया है कि कुछ कहना नहीं है। तो उस जहर का असर हो रहा है। अब लोग कह रहे हैं, वहां पर यादव समाज का बहुत बड़ा प्रभुत्व है, बाबा विश्वनाथ पे सबसे पहले दूध का जो है सारा यादव समाज के लोग ही ला करके चढ़ाते थे। आज आप देखिए, आज आप उन्हें दूर कर रहे हैं। तो आप जब चीजों को देखेंगे कि किस तरह से जौनपुर आज बर्बादी की स्थिति में, आप जाइए जौनपुर में देखिए, चाहे रोड से लेके सारी चीजें आप देख लीजिए, किस हालत में एक चीज नहीं पनप पा रही है। तो सारे लोग बैठे हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश को बड़ी बारीकी से समझते हैं। ऐसी स्थिति में आप बताइए, न रोजगार है, न एग्रीकल्चर डेवलप हो रहा है, न दूसरी और मदद मिल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है दिखावे वाला डेवलप हो रहा है, कहीं पर भी कोई डेवलपमेंट के नाम की चीज नहीं है। जो सरकारी अस्पताल है वो बदहाल से मतलब बदतर हालत में है। जो बाकी और जगहें हैं जहां पर आप सोचते हैं कि कोई वो मदद मिलेगी, ये स्थिति है। नगर निगम, नगर पंचायतों की बिल्डिंगें आप देख लीजिए, मतलब बदहाल है। वहां पर आपको लगेगा कि अदालत तक में आप चले जाइए तो लगेगा कि अरे ये साला गंदगी का ढेर लगा हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ आपको चिढ़ाती हुई भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय मिल जाएगा, जो चिढ़ाएगा कि अरे कुछ नहीं बनेगा, ये तो सबसे शानदार बन जाएगा। तो आप ये समझिए, इन सब स्थितियों में आप कैसे जनता से उम्मीद करेंगे कि वो कहेगा कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे। निश्चित रूप से जो मैं ये इससे इनकार नहीं करता हूं कि तमाम सांप्रदायिक और दूसरे कारणों से विचारधारा को लेकर के बहुत सारे लोग भाजपा के साथ हैं, लेकिन आज बहुत ज्यादा लोग उसके खिलाफ हैं। बहुत ज्यादा लोगों की शिकायत है कि 7.5 साल में नरेंद्र मोदी ने क्या दिया, पूरे पूर्वांचल को क्या दिया, और योगी जी ने क्या दिया। आज योगी जी तमाम अपने विज्ञापनों में दिखाई देते हैं, असलियत में तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। विज्ञापन में तो वो एम्स भी बना रहे हैं, रायबरेली वाला भी जो सोनिया गांधी ने बनाया था उसे भी अपना ही बता रहे हैं। तो आप ये समझिए, इस 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गए हैं उत्तर प्रदेश में विज्ञापन में। मैं वही बता रहा हूं, जहां पे एयरपोर्ट बन गए हैं। आप बताइए, सिद्धार्थनगर की आप बात कर लीजिए, आप कुशीनगर की बात कर लीजिए, आप उनकी बात कर लीजिए,
देखिए बौद्ध धर्म का निश्चित रूप से वो एक सेंटर है, लेकिन आप ये समझिए वहां पर जो सारी चीजें आप कर रहे हैं, क्या वो बौद्ध धर्म के लोग, इतने लोग वहां पर जहाज से आने वाले हैं? आप जिस कॉरिडोर की बात कर रहे हैं उसमें आपको कितना क्या मिलने वाला है? उस स्थिति को आप देखिए। असलियत में नेपाल से तस्करी के रास्ते बनाए जा रहे हैं उन राज्यों में। योगी का प्रभाव, जैसा कि बताया पीछे, कि महाराजगंज और वहीं पर है। और उसका क्यों है? वो जो लोग वहां पे बहुत निजी तौर पे जानते हैं, वो जानते हैं वहां से क्या धंधा होता है। तो आप इन सारी बातों को समझ सकते हैं। आप किस तरह से, मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताता हूं, बहराइच में किस तरह से उसकी जिससे कत्था बनता है, खैर की लकड़ी को काटा जाता है और काटने के बाद में नहर में बहा दिया जाता है, जो नाले हैं वैसे, और उनमें धीरे से करके आ जाता है कि ये तो बह के आया था, हमने काटा थोड़ी ना। तो आप समझ गए हैं ना, इस तरह से तस्करी होती, इस तरह से चीजें होती। तो सारी चीजें हैं, सब हो रहा है, और जिस तरह से हो रहा है वो जनता को दिखाई दे रहा है। और जब जनता को दिखाई दे रहा है तो ये सर्वे उसको पूरी तरीके से, सर्वे को झूठा ठहराते हैं। और सर्वे में निश्चित रूप से पहले जैसे खींचतान के उन्होंने कोशिश करी है कि लाया जाए, किसी तरह से सत्ता अनुकूल किया जाए, तो भाई स्वाभाविक सी बात है वो करने की कोशिश करेंगे। तो नाना जी का कुछ तो उनके परिवार का होने का फर्ज अदा करना पड़ेगा। तो इन सब चीजों को लेकर के आपको समझना होगा कि ये सर्वे का मतलब कुछ नहीं है। और एक चीज और बताऊं, यदि इतना ही बुरी स्थिति ना होती तो मैं आज भी कहता हूं कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बहुत कमजोर स्थिति में है। लेकिन इतनी कमजोर स्थिति वाली पार्टी जाकर के गोरखपुर में शंखनाद कर देती है और गोरखपुर उनके साथ जुट जाता है। वाराणसी में शंखनाद कर देती है, पूरा वाराणसी और उसके आसपास के जिले के लोग जुट जाते हैं। यह स्थिति तब है जब उनके तमाम सारे वहां के क्षेत्रीय लीडर, जिन्हें लीडर कहा जाता था, आज वो उसके साथ नहीं है, जिनको उसने बनाया था। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जब कांग्रेस के साथ ये लोग खड़े हो रहे हैं तो इससे समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी की कितनी बड़ी आबादी यहां से जा रही है। क्योंकि वो समाजवादी पार्टी का वोट नहीं काट रहे हैं, उसके साथ जो खड़े लोग हैं वो आप बड़े ध्यान से देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आए लोग। तो इस बात को समझना पड़ेगा। और पिछड़ा जा रहा है अखिलेश के साथ। तो इस बात को जब समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि गणित बहुत दूसरी है। कांग्रेस जितना स्ट्रांग होकर लड़ रही है वो भारतीय जनता पार्टी की जड़ें काट रही है। उधर समाजवादी पार्टी जिस तेजी से बढ़ रही है वो निश्चित रूप से अपना एक बड़ा आधार तैयार कर रही है, और ये आधार लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है आज की डेट में सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में जो उत्तर प्रदेश में उभर के आ रहे हैं वो अखिलेश यादव आ रहे हैं। क्योंकि उनके साथ में अब वो बुराई करने का नहीं है कि ये जंगल राज कह पाइएगा, क्योंकि अब वो शिकायतें भी नहीं है कि शिवपाल ने किसी को उठवा लिया है। अब तो सारी चीजें सामने हैं। अखिलेश ने एक डेवलपमेंट का मॉडल पहले ही पेश कर दिया है। जब आप चलते हैं दिल्ली से लखनऊ के लिए तो साहब रोड आज अच्छी लगती है। मैं तो आपको बताऊं, मैं चंडीगढ़ से रोड से ही जाना पसंद करता हूं। अब पहले मैं ट्रेन से जाना पसंद करता था, अब रोड से जाता हूं और मुझे रोड अच्छी लगती है। और वो रोड इत्तेफाक से मुझे लखनऊ वाले घर तक जो है अखिलेश की बनाई हुई और कुछ मायावती की बनाई हुई मिलती है। तो इसलिए उसमें कहीं पे भाजपा का योगदान नहीं दिखाई देता है। रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, लाइक करें Facebook पर, और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।